हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर थर्ड सक्सेस पॉइंट। जो आज की डेट में हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है 12.2। होपफुली जो 12.1 हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की है वो आप लोगों ने खुद से भी सॉल्व की होगी, और उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मिलकर इस क्लास में। ठीक है, लेकिन अभी तक फ़िलहाल मुझे ऐसे कोई भी डाउट्स नहीं आए हैं। सो गाइज़ उसको प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए जितना भी चीज़ें मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चंस मैं छोड़ देती हूँ उन्हें आप ज़रूर से लगाइए। ठीक है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस नहीं बनेगी। जितनी भी चीज़ें आप सीखते जाएंगे उसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ्स में तो सीखी सिखाई चीज़ें भी भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं रेशियो एंड प्रपोर्शन की दूसरी एक्सरसाइज पे जो कि है 12.2। इसमें एक्चुअली में हम क्या सीखने वाले हैं कि अभी तक में हमने जो रेशियो निकाले थे वो दो नंबर्स के बीच में निकाले थे। अब हमें ये पता करना है कि 4 नंबर अगर हमें दिए गए हैं तो उसमें से जो वो आपस में प्रोपोर्शंस रेशियो जो उनका है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, जिसमें हम डबल इज टू के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने सिंगल इज टू के बारे में पढ़ा था, जैसे 4 इज टू 2 हो गया, 3 इज टू 6 हो गया, राइट। लेकिन अब हम इज टू के बारे में पढ़ेंगे। कैसे? अगर 4 इज टू 2 इज टू 4 हुआ तो वो इज टू होगा 3 इज टू 6 के, यानी कि 2 से अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे तो भी 1/2 आएगा, यानी 1:2। और अगर 3 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 यानी कि 1:2 ही आएगा। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों ही जो रेशियो आए हैं वो क्या हैं? एक दूसरे के इज टू हैं, यानी कि प्रोपोर्शनेट हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन। इसमें से पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सरसाइज 12.2 का, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। हम क्वेश्चन नंबर 1 का ले लेते हैं सबसे पहले ए पार्ट। ठीक है, क्या कह रहा है? 15, 45 और 40, 120। ठीक है, और इसके बारे में पूछा गया है कि क्या ये प्रोपोर्शंस इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमें पता करना है कि ये नंबर्स इक्विवेलेंट हैं कि नहीं हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इन दोनों का पेयर बना देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसका और इसका रेशियो निकालना है जो कि इक्विवेलेंट होना चाहिए इसके और इसके रेशियो के, यानी कि क्या होना चाहिए? 15 इज टू 45 इज टू 40 इज टू 120। ठीक है, इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है। तो 15/45 कितना हो जाएगा? 15/45 इज इक्वल्स टू 40/120। ठीक है, इसको इधर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 हो गया। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 1 ज़ा 3 हो गया और 3 5 ज़ा 15। अब 5 की टेबल से 15 को कैंसिल आउट कर देंगे तो 5 1 ज़ा 5 और 5 3 ज़ा 15 हो गया, यानी कि 1/3। इधर पे क्या करेंगे? पहले तो हम 0 से कैंसिल कर देंगे और 4 की टेबल 1 और 3 ज़ा 12। ठीक है, तो यानी कि इससे क्या निकला हमारा? 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3, which implies what? 1 is to 3 is to 1 is to 3। तो यानी कि ये जो ये प्रोपोर्शन है ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या नंबर दिया गया है? 33 121 और 9,96। अगेन हमें सेम चीज़ करनी है, दो दो के पेयर बनाने हैं। 33 इज टू 121 इज टू 9 इज टू 96, यानी कि 33/121 इज इक्वल्स टू 9/96। 11 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे, 11 3 ज़ा 33 और 11 11 ज़ा 121 हो गया। 9 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9 यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि हम 3 से कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो 3 3 ज़ा 9 हो गया और ये कितना हो गया? 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 3 और 32 एक टेबल में नहीं आते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे जो हमें देखने मिल रहा है क्या हो गया? ये 3/11 इज इक्वल्स टू 3/32 देखने मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट नहीं है। ये क्या इम्प्लाई करते हैं कि 3/11 3 is to 11 is not equals to 3 is to 32।
ठीक है, अगेन देख लेते हैं कि यहाँ पे 3 3 9 किया हमने और 3 की टेबल से नीचे भी कैंसिल आउट किया, तो 3 3 9 और 3 2 6 निकला। इस वजह से चूंकि ये 3/11 और इधर पे 3/32 है, तो ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे। हेंस ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नो, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, येस हो जाएगा कि हाँ ये प्रोपोर्शनेट है मगर ये प्रोपोर्शनेट नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पर देख लेते हैं। यहाँ पे और भी क्वेश्चंस देखे, तो मैंने प्रोसीजर बता दिए हैं, अब मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ यहाँ पे जल्दी से सारे के सारे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन 1 का सी पार्ट क्या कह रहा है, 24 28 36 48। ठीक है, तो अगेन पेयरिंग की 24/28 इज इक्वल्स टू होना चाहिए 36/48 के। कैंसिल आउट करेंगे किससे, इसको हम कर सकते हैं डायरेक्ट 4 से कर सकते हैं, तो 4 6 24 और 4 7 28 हुआ। ये किससे जा सकता है, 6 से जा सकता है, तो 6 6 36 और 6 7 42 होता है और 6 8 48। ठीक है, तो इसको और हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 2 4 8। इससे हमारा क्या इम्प्लाई हो रहा है, 6/7 इज इक्वल्स टू 3/4 हो रहा है। तो इससे क्या मतलब हुआ, ये प्रोपोर्शनेट नहीं है। ठीक है, डी क्या आंसर कह रहा है, डी कह रहा है कि 4 6 8 12 है। 4 6 8 सॉरी ये नंबर नहीं है, इसमें नंबर दिया गया है 32 48 और 70 210। ठीक है, सेम वही करना है, 32/48 इज इक्वल्स टू 70/210। इधर पे कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 की टेबल से हम कर लेते हैं, 4 8 32 हो गया, या तो 8 की टेबल से भी हम कर सकते हैं, 42 और 48 दोनों आते हैं, तो 8 4 32 हो गया और 8 6 48। और यहाँ पे 2 से आप कैंसिल आउट कर देंगे दोनों को, तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 3 6। यहाँ पे हमने पहले 0 कैंसिल आउट किया और ये क्या हुआ, 3 हुआ, तो यहाँ पे क्या निकल रहा है हमारा, 2 इज टू 3 निकल रहा है, इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 इज टू 3 निकल रहा है। ठीक है, तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, फिर है सी, यहाँ पे ई ऑप्शन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, 4 6 8 एंड 12। ठीक है, 4 और 6 का निकालेंगे कितना हो जाएगा, 4/6 इज इक्वल्स टू 8/12। 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 6 12 2 2 4 2 3 6। इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 इज इक्वल्स टू 2/3 है, दैट इम्प्लाइज कि हाँ इसका प्रोपोर्शन सही है। ठीक है, तो ये यस हो गया हमारा। तो अभी तक में क्या हुआ, ए वाला जो था वो यस था, बी सी डी नो निकले हैं और ई क्या निकला है, यस निकला है। लास्टली कौन सा बचता है हमारा, एफ वाला बचता है, तो उसको मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। एफ क्या कह रहा है, क्या नंबर है, 33 44 75 और 100। ठीक है, तो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 33/44 इज इक्वल्स टू 75/100 हो गया। 11 3 33 11 4 44 25 3 75 25 4 100। ठीक है, तो 3/4 इज इक्वल्स टू 3/4, सो द आंसर इज येस। ठीक है, तो इसमें से जो फर्स्ट हो गया यानी कि ए वाला, ई वाला और एफ वाला जो पार्ट है, ए ई एंड एफ आर येस। उसके अलावा कौन कौन से बचे, बी सी और डी बचा, बी सी एंड डी आर नो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि राइट ट्रू और फॉल्स, यानी कि सेम चीज़ हमें करनी है मगर इसमें ऑलरेडी यहाँ पे नंबर दिए गए हैं प्रोपोर्शन के रूप में, और उसे हमें पता करना है कि वो एक्चुअली में प्रोपोर्शनेट है, यानी उसको हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट क्या कह रहा है, 16 24 16 इज टू 24 इज टू 20 इज टू 30। ठीक है, अगेन सेम चीज़ करेंगे, 16/24 इज इक्वल्स टू 20/30। ये किसकी टेबल से जा सकता है, 4 की टेबल से जा सकता है, तो 4 4 16 हो गया, 4 6 24, 2 2 4 और 2 3 6। इसमें से 0 0 कैंसिल आउट कर दिया तो 2/3 ऑलरेडी बचा। इसका मतलब है कि ये 2 इज टू 3
इज टू 3 है। सो आंसर इज व्हाट? ट्रू। ठीक है, बी पोर्शन करके देखेंगे इसमें तो क्या आएगा? 21 इज टू 6, 21 इज टू 6 इज टू 35 इज टू 10। ठीक है, सेम चीज़ करनी है। 21/6 इज इक्वल्स टू 35/16। 21 और 6 किसी टेबल से जाएगा? 3 की टेबल से जाएगा। 3 7 से 21, 3 2 जा 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या है? 35 नीचे 10 है। ठीक है, तो ये 5 की टेबल से अगर हम डिवाइड करें तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो अगेन इसका क्या आंसर निकल रहा है? 7 इज टू 2 इज टू 7 इज टू 2 विच आंसर इज ट्रू। ठीक है, सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 12 और 18 है, इज टू 28 एंड 12। ओके, सॉल्व करते हैं इसे। कितना हो जाएगा? 12/18 इज इक्वल्स टू 28/12। ठीक है, 12 और 18 को सेम टेबल से काटेंगे तो किससे काट सकते हैं? 6 से काट सकते हैं। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। इसको हम 4 से काट सकते हैं तो 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। अब इसमें क्या निकला है यहाँ पे? 2 इज टू 3 इज टू 7 इज टू 3 हुआ। सो द आंसर इज फॉल्स। ठीक है, तो यानी कि जो ए और बी पार्ट है वो ट्रू हैं और जो सी पार्ट है वो क्या है? फॉल्स है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे डी, ई और एफ भी दिए गए हैं, बट इन्हें आपको करना है और मुझे बताना है कि ये ट्रू होंगे, कौन से इसमें से ट्रू हैं, कौन से इसमें से फॉल्स हैं। आंसर्स मत देखिएगा बल्कि खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? क्या ये स्टेटमेंट सही है? यहाँ पे 40% इज टू 200% इज इक्वल्स टू ₹15 इज टू ₹75। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है ए, जिसमें कि बताया गया है कि 40% इज टू 200% is equivalent to ₹15 is to ₹75। ठीक है, क्या करेंगे? 40/200 करेंगे, इक्विवेलेंट रख देंगे 15/75 के। यहाँ से 0 0 कटा, 4 5 जा 20, इसका आया 1:5। ये कितना हो गया? 15 5 जा 75 हो गया। ठीक है, तो क्या आंसर निकला? 1/5 इज इक्वल्स टू 1/5। सो ये जो स्टेटमेंट दी गई है कि 40% इज टू हैं 200% के, वो ट्रू निकली है क्योंकि वो 15:75 के इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 7.5 लीटर्स इज टू 15 लीटर्स इज इक्वल्स टू 5 kg इज टू 10 kg। सेम वही चीज़ करनी है। 7.5/150 अगर हम करेंगे, 15 कर लेंगे तो हो जाएगा, ये डेसिमल ऊपर से हटेगा 75 और नीचे 150 हो जाएगा। 15 से टेबल से दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 10 जा 50 नीचे आएगा, ऊपर क्या आएगा? 15 5 जा 75। 5/10 क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, 44 और 20 को अगर हम करते हैं तो उसमें क्या निकलेगा? 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 10 जा 20 नीचे होगा और ऊपर 22 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट क्या होने वाली है? फॉल्स होने वाली है, क्योंकि ये 11/2 आएगा, ना कि 1/2। तो ये जो सेकंड वाली है, बी वाली ऑप्शन क्या हो गया? बी वाले ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 7.5/15, डेसिमल हटा, दोनों ही लीटर्स में, इसलिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केजी में, रुपीस में क्या दिया गया है? 5 kg और 10 kg इसका दिया गया है, तो 5/10। तो यानी कि यहाँ से 75 2 जा 150 हो गया और 5 2 जा 10 हो गया। तो इसका मतलब है कि बी वाला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, आंसर इज ट्रू। ठीक है, सी क्या कह रहा है? 99 kg 45 kg, 99/45 इज इक्वल्स टू 44/20। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 9 11 जा 99, 9 5 जा 45,
11 से हम इसे नहीं कर सकते हैं, तो 4 से हम कर लेंगे। 4 11 ज़ा 44, 4 5 ज़ा 20। क्या निकला? 11/5 इज इक्वल्स टू 11/5। आंसर इज़ व्हाट? ट्रू। ठीक है। डी पार्ट क्या कह रहा है इसका? 32 मीटर 64 मीटर, 32/64 मीटर में हो गया, और इससे इक्विवेलेंट क्या हो गया? 6 सेकेंड/12 सेकेंड। तो 32 2 ज़ा 64 हो गया, 6 2 ज़ा 12 हो गया। क्या हुआ? अगेन 1/2 इज इक्वल टू 1/2। आंसर इज़ व्हाट? ट्रू। ठीक है। लास्टली क्या है? 45 किलोमीटर इज टू 60 किलोमीटर। अगर हम इसको 15 से डिवाइड करते हैं तो 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 3/4 आया। 12 आवर्स और 15 आवर्स है, तो अगेन 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15 हो गया। तो उसका 3/4 आ रहा है ई का, जबकि राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? 3/5 आ रहा है। मैं करके दिखा देती हूँ। तो इसका मतलब है कि जो ई ऑप्शन होगा हमारा, जो ई क्वेश्चन दिया गया है, वो क्या होगा? फॉल्स होने वाला है। ठीक है। कैसे होगा? ऐसे होगा। ई ऑप्शन कह रहा है कि 45/60 किलोमीटर है इज इक्वल्स टू 12/15 आवर्स है। 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 4 से जाएगा नहीं, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो ये क्या निकला? 3/4 इज इक्वल्स टू 4/5 निकला, जिसका क्या आंसर निकल रहा है? फॉल्स निकल रहा है, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं हो रहे। ठीक है, समझ आ गया ये चीज़ें। लास्टली क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो फ्रॉम अ प्रोपोर्शन, ऑल्सो राइट द मिडल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियो फॉर्म अ प्रोपोर्शन। ठीक है, मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म बताना है, यानी कि एक जो इसका ऑलरेडी निकल रहा है उसके अकॉर्डिंगली जो लास्ट वाला निकलेगा, एक्सट्रीम टर्म जो निकलेगा, वो हमें निकालना है, और उसके बाद में दोनों का मीन हम निकाल के इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो प्रोपोर्शन अगर निकालें 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर है। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर हो गया। तो 25/100 इज़ 1/4, और 40/160 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका प्रोपोर्शन तो बिल्कुल सही आया है। ठीक है, बी यानी कि ए वाले का जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल सही है। क्या है? 1/4 है। ठीक है, बी वाले का क्या है? 39 लीटर्स और 65 लीटर्स है। दोनों ही लीटर्स में तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 13 की टेबल से जाएगा, 13 3 ज़ा 39, 13 5 ज़ा 65। ठीक है, तो 3/5 हो गया, और 6 बॉटल्स एंड 10 बॉटल्स हैं, तो यानी कि 6 किससे जाएगा? 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, यानी कि 3/5 आया। दोनों का ही इक्विवेलेंट आएगा। सी वाला भी जो प्रोपोर्शन है, यानी कि ए वाले का आया कितना? 1/4 आएगा। ठीक है, ए का प्रोपोर्शन फोर्थ क्वेश्चन का कितना आएगा? 1/4। बी का कितना आया? 3/5। सी का कितना आया यहाँ पे? 2 kg इज़ टू 80 kg, यानी कि 1/40 आया यहाँ पे, और 25/625। तो 25 इज़ टू 625 हो जाता है 1/25। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रोपोर्शन नहीं होगा। क्यों? सी वाले का प्रोपोर्शन नहीं निकल रहा है, क्योंकि 2/80 इज इक्वल्स टू 25/625 है। इसको कैंसिल आउट किया, ये कितना हो गया? 1/40, और इसको कैंसिल आउट किया, कितना हो गया? 1/25। सो ऑब्वियसली सी बात है 1/40 इज नॉट इक्वल्स टू 1/25, तो ये प्रोपोर्शनेट नहीं है। ठीक है, 200 मिलीलीटर इज टू 2.5 लीटर। ठीक है, 2.5 लीटर को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 250। तो 200/250 आया यहाँ पे डी का पार्ट। 200/250 मिलीलीटर्स में है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4/50। ठीक है, ये कितना हो गया? कैंसिल आउट करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4 और 2 25। तो इसका क्या हो गया? 4/5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2/25 हो गया। राइट, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक है, तो अभी तक में यानी कि जो सी और डी निकला हमारा वो प्रोपोर्शन नहीं था, और अगर उसमें का हम टर्म निकालते हैं फोर्थ का, जो ए और बी निकला है, ए का कितना निकला था? 1/4 यानी और 1:4, और बी का कितना निकला? 3/5 या फिर 3:5 निकला। तो इसके साथ होती है हमारी 12.2 एक्सरसाइज ख़त्म। जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसमें वो होगा हमारा यूनिटरी मेथड। ठीक है, यूनिटरी मेथड में क्या कह रहा है? यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं,
आपको यूनिटरी मेथड एक्चुअली कहाँ पे यूज़ मिलने वाला है? यूनिटरी मेथड का यूज़ आप तब करते हैं जब आप मार्केट जाते हो, जहाँ पे कि अगर आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप पूछोगे जाके कि हाँ दुकानदार से कि ये सामान कितने का है, ठीक है। अगर वो सामान बता रहा है केजीज़ में या फिर ग्राम्स में बता रहा है, सपोज़ उसने बताया कि 250 ग्राम का कोई भी सामान 40 रुपीज़ का है, तो उस हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप 1 केजी लोगे तो वो कितने का पड़ेगा, 40 × 4 हो जाएगा, क्योंकि 250 × 4 क्या हो जाता है, 1000 ग्राम होता है, जो कि 1 केजी हो जाता है। तो उसी हिसाब से 40 × 4 कर देंगे तो कितना निकल आएगा, 160 का 1 केजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आती हैं, तो यूनिटरी मेथड को बहुत ध्यान से समझिएगा और इसका प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं जल्दी से। 12.3 है यहाँ पे, तो हमारी यानी कि 12.2 एक्सरसाइज हुई यहाँ पे ख़त्म। यूनिटरी मेथड के साथ हम चल रहे हैं 12.3 एक्सरसाइज पे। यूनिटरी मेथड जो कि प्रोपोर्शन का ही पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लोथ इज़ ₹1470, ठीक है। यानी कि 7 मीटर क्लोथ की कीमत कितनी है, 1470, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लोथ क्या होगी। बहुत ही सिंपल से फंडे में निकालते हैं कि अगर हमें 7 मीटर क्लोथ की कीमत दी गई है तो हमें पहले 1 मीटर क्लोथ की कीमत पता करनी है, और जो कीमत 1 मीटर क्लोथ की होगी उसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्लोथ इज़ इक्वल्स टू कितना हो गया, 1470 अपॉन 7, कितना निकलेगा यहाँ से, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7 और 7 0 ज़ा 0, तो 210 रुपये का क्या हो रहा है, हमारा 1 मीटर का कपड़ा हो रहा है। और अगर हम ऐसे 5 मीटर क्लोथ का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 210 × 5 हो जाएगा। तो 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो 1050 इसकी क्या निकलेगी कीमत, 5 मीटर के कपड़े की। समझिए ढंग से इसे, 7 मीटर का कपड़े का पैसा हमें पता था, 1 मीटर का कपड़ा हमने पहले निकाला कि कितने पैसे का पड़ेगा, उसके लिए हम जो रुपीज़ दिए गए हैं उसको हमने 7 से डिवाइड किया, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करने पे हमें 1 मीटर के कपड़े का पैसा मिला, और उसके बाद में हमने 5 मीटर के कपड़े के लिए क्या किया, उसी जो पैसा 1 मीटर का था उसी में 5 से गुणा कर दिया, जिससे हमें क्या मिल गया, 5 मीटर के कपड़े का पैसा पता चल गया, ठीक है। ऐसे ही चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, एकता अर्न्स 3000 रुपीज़ इन 10 डेज, ठीक है। यानी कि एकता ने क्या किया, सेकेंड क्वेश्चन है, एकता अर्न्स ₹3000 इन 10 डेज, ठीक है। फिर वो पूछ रहा है हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज, तो वो 30 दिन में कितना करेगी। तो पहले तो हमें 1 दिन का उसका निकालना पड़ेगा, अगर 30 दिन का पूछा जा रहा है तो मतलब है कि 10 डेज़ का दिया गया है, तो हमें पहले 1 दिन का पैसा पता होना चाहिए, है ना। तो 10 दिन का 10 डेज़ का कितना है, 3000 रुपीज़ है। 1 डे का कितना हो गया, अगेन डिवाइड कर देंगे 3000 को 10 से, कितना निकलेगा, 300 निकलेगा, ठीक है। तो वैसे ही 30 डेज़ का यानी कि जो 1 मंथ होता है वो कितना हो जाएगा, 300 × 30 कर देंगे, कितना हमारे निकलेगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 0 लगा देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 9000 रुपये की क्या कर रही है, एकता अर्निंग कर रही है, अगर वो 1 महीना काम कर रही है। अगर 10 दिन की सैलरी उसको 3000 मिल रही है तो उसी हिसाब से 30 दिन की सैलरी उसे कितनी मिलेगी, 9000 मिलेगी। सो दैट इज़ द प्रोसीजर व्हाट यू नीड टू फॉलो, ठीक है। पहले हमें जितनी भी चीज़ पूछी गई है, जो भी हमें अमाउंट दिया गया है उसे निकालना है, फिर हमें जिसके बारे में पूछा गया है कि अगर ये इतने दिन में या इतने का अगर हम गुणा कर देंगे या इतना पर्टिकुलर आपको मैटर दिया गया है तो वो कितने का पड़ेगा, उसके लिए हमें पहले 1 इकाई का हमें निकालना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन होता है, ठीक है, यूनिटरी मेथड का। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ इट हैज़ रेन्ड 276 मिलीमीटर इन द लास्ट 3 डेज़, अगर कंटिन्यूअस जो लास्ट 3 दिन बीते हैं उसमें 276 मिलीमीटर की बारिश हुई है,
हाउ मैनी सेंटीमीटर ऑफ रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक, यानी कि एक सप्ताह में यानी 7 डेज़ में कितनी बारिश होगी। एज्यूम दैट द रेन कंटिन्यूज टू फॉल एट द सेम रेट, यानी कि हम एज्यूम करके चलते जैसे 3 दिन तक कंटिन्यूस बारिश हुई तो 276 मिलीमीटर में हो रही थी। सिमिलरली अगर उसी के साथ 7 दिन तक चलती है, ठीक है, तो वो कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसे कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसे। यहाँ पे क्या बताया गया, 3 दिन 3 डेज़ में कितनी 276 मिलीमीटर बारिश हुई। तो 1 डे में कितनी हो गई 276/3। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 9 ज़ा 27 हो जाएगा और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक दिन में बारिश कितनी हो रही है 92 मिलीमीटर हो रही है। तो 7 दिन में कितनी हो जाएगी, 7 डेज़ में क्या हो जाएगा 92 × 7 हो जाएगा। जिससे क्या निकलेगा हमारे 7 2 ज़ा 14 14 का 4 1 हासिल 9 7 ज़ा 63 64, यानी कि 644 मिलीमीटर की क्या हो रही है हमारी बारिश हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब इसे हमारा जो मिलीमीटर में आया है इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 मिलीमीटर होता है। इसके बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है मिलीमीटर में दिया गया है, तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या रख देंगे 644 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 644/10 सेंटीमीटर, जो कि कितना निकला 64.4 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, तो यानी कि अगर 7 दिनों में जो बारिश हो रही है वो सेम रेट से होती रही तो कितने सेंटीमीटर बारिश होगी 64.4 सेंटीमीटर बारिश होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ वीट इज़ ₹91.50। ठीक है, यानी कि 5 किलो वीट यानी गेहूँ, 5 किलो गेहूँ की कीमत कितनी बताई है 91.50 बताई है। तो इसमें पहला पार्ट ये कह रहा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ वीट, तो 8 किलो की कीमत 8 किलो गेहूँ की कीमत क्या होगी। दूसरी बात ये पूछ रहे हैं कि व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज्ड इन ₹183, यानी कि अगर हम इस हिसाब से 123 रुपये की लेने जा रहे हैं गेहूँ तो वो कितने केजी की पड़ेगी। तो हम इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन पहले कर लेते हैं। यहाँ पे ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4th क्वेश्चन है जो कह रहा है कि 5 kg वीट इज इक्वल्स टू कितना है 91.50 है। ठीक है, इस हिसाब से 1 kg कितना हो गया ₹91.50/5। यहाँ से जब डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट जाएगा, तो यानी कि कितना हो रहा है 915/50 हो रहा है। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे 5 से ही, तो कितना हो जाएगा 5 10 ज़ा 50 हो गया, ये कितना हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 हुआ, 9 में से 5 गया 4 यानी कि 41 बचा, तो 8 ज़ा 40 हो गया। और अगर उसी के में हम 11 में से 10 गया यानी कि 1, तो 183 हुआ। ठीक है, और इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 18.3, यानी 18.30 का हमारा क्या निकल रहा है 1 किलो का गेहूँ निकल रहा है। ठीक है, अब इसी को हम पता कर लेते कि 8 kg का कितना पड़ेगा। ठीक है, 8 kg का हमारा अगर पता करना है तो कितना हो जाएगा 18.30 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 8 से, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आप अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 3 ज़ा 24 2 8 8 ज़ा 64 65 66 8 1 ज़ा 8 और 8 6 14, डेसिमल कहाँ लगाए 1 के बाद, तो ये हो जाएगा 146.40। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 146.40 हमारा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या कह रहा है कि 183 रुपीज़ का हो रहा है, 183 रुपीज़ का कितना हो रहा है। तो ये था हमारा ए पार्ट। बी पार्ट कह रहा है कि
183 में कितना किलो गेहूँ होगा। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि जब हमने 1 किलो का निकाला था तो 183/10 हो रहा था, ठीक है। तो 1 kg इज इक्वल्स टू हो रहा था 183/10। इस 10 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 × 1 kg इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 183। उससे हमें क्या पता चल गया कि 10 × 1 kg किया तो कितना हो गया, 10 kg हो गया। यानी कि 10 kg कितने का मिल रहा है हमें, ₹183 का मिल रहा है। तो ये हो गया हमारे बी का आंसर, ये हो गया हमारे ए का आंसर। समझ में आ गया। चूँकि हमें ऑलरेडी पता था कि 1 रुपये की 1 किलो की कीमत कितनी निकल रही थी, 183/10, यानी कि 18 रुपये 30 रुपये से निकल रही थी। तो इसी हिसाब से हमने क्या किया, उसी 1 kg में जो नीचे डिवाइड कर रहा था 183 को, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 1 kg से। तो हमें क्या पता चल गया कि 10 kg की कीमत कितनी निकलेगी, 183 निकलेगी। तो इसके लिए हमें और कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी मिल गया था हमें, ठीक है। तो इस तरह से आप काफ़ी इजी वे में निकाल सकते हैं, आपको हर बारी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर क्वेश्चन को समझते हुए आएंगे स्टार्टिंग से, सारे आंसर्स आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। तो ए और बी पार्ट हमारा यहाँ होता है सॉल्व, ठीक है। तो इसी के साथ आज की हम क्लास करते हैं ख़त्म यहाँ पे। और चूँकि हमने 4th क्वेश्चन तक कर लिया है तो 12.3 के 5th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि हम उसे क्लास में ही सॉल्व कर सकें नेक्स्ट वाली में, ठीक है। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय फॉर नाउ।